नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ई कॉमर्स का कहां तक पढ़ा था, हमने ई कॉमर्स का बेसिक पार्ट और अन्य मॉडल्स देख चुके थे। B2B, B2C, C2B, G2G इस तरीके के मॉडल्स को डिस्कशन कर चुके थे। 2 मेंस के मैंने क्वेश्चन भी उसमें बताए थे और बोला था कुछ फैक्ट भी आपको, बोला था कि आप उसको ध्यान दीजिएगा। आज हम उसी क्लास के आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम ई कॉमर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हर क्लास में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, इस उम्मीद से कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं और रेगुलर चीजों को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार आज की क्लास को देख रहे हैं, तो उन्हें भी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, तो यदि आपने हमारा रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर होने वाली हर क्लास आपकी प्रॉपर वे में ये आपको रक्षा एकेडमी के ऐप पर फ्री कोर्सेस में अवेलेबल होती हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्री कोर्सेस में अवेलेबल होते हैं। सारे नोट्स जो भी यूट्यूब क्लासेस होती हैं उनके नोट्स भी आपके उसमें अवेलेबल होते हैं फ्री कोर्सेस में, और इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपने हमारा रक्षा एकेडमी चैनल रक्षा एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, आप हमारे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही जरूरी और कंपलसरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें टेलीग्राम पे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर होने वाले सारी जानकारी आपको यहीं मिलती है, कोर्स में की जाने वाली सारी अपडेट भी आपको यहीं प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको पूरी इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है रक्षा एकेडमी पर। और दूसरी बात, आपको रक्षा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सारे फ्री कोर्सेज भी देखने और समझने हैं। इसके साथ साथ आगे की कुछ बातें अगर हम करें तो हम और भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, बता देते हैं। हमने अभी MPPSC 2020 के लिए सेपरेट प्रीलिम्स, सेपरेट मेंस और उसके अलावा एक कंबाइंड बैच निकाल कर रखा है, MPPSC टॉप 100 2020 बैच। इस बैच की खासियत यह है कि इसमें प्री के टेस्ट, नोट्स और वीडियो, मेंस के टेस्ट में और नोट्स और वीडियोस और इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी कराई जाती है। इसका वैलिडिटी आपकी 1 साल है। इसमें हम स्टूडेंट के साथ जूम मीटिंग में इंटरेक्शन करते हैं, उनके डाउट देखते हैं और सुनते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने आपको कोर्स बेच दिया उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम वीडियो दे दें और आप फुर्सत है। हम आपके डाउट्स और आपकी सारी चीजों को भी डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारी जो क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दें, जिससे कि यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड नहीं हो पाता है किसी टेक्निकल इशू या किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप उस टाइम पर वहां पर जुड़िए और पढ़िए, क्योंकि जरूरत हमारी भी है तो आपकी भी, और हमसे ज्यादा जरूरत आपकी है कि आपको रेगुलर क्लासेस मिले और आप पढ़ें। तो हम अगर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लिंक का वेट मत कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो जो भी क्लासेस, जो भी अपडेट यूट्यूब पे होता है उसका नोटिफिकेशन आपके में पहुंच जाता है। तो हमारी क्लासेस ऐसी हैं कि शाम को 5 बजे सौम्य सर जुड़ते हैं 10 का दम लेकर। उसके बाद 6 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूं इसी क्लास में, जिस क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 7 बजे हमारे साथ प्रतिमा मैम जुड़ती हैं आपके साथ। 8 बजे बरखा मैम जुड़ती हैं, बरखा मैम के साथ 8:30 बजे आदर्श सर जुड़ते हैं, और उसके बाद आपके फेवरेट 9 बजे आनंद सर जुड़ते हैं, 9 बजे और 10 बजे ये लाइव क्लासेस में। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है, क्योंकि ये क्लासेस में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आप टाइमिंग रट लीजिए। और इसके अलावा एक टाइमिंग आप और रट कर रखिए, सुबह 9 बजे की। इस 9 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूं ऑब्जेक्टिव लेकर, और इसमें ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस और भी विभिन्न चीजों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। किसी दिन 20 ऑब्जेक्टिव, किसी दिन 30 ऑब्जेक्टिव, किसी दिन 10 ऑब्जेक्टिव, पर उसके साथ जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आपको जानना और समझना जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी क्लास में, और हम क्लास में बात कर रहे थे
किसकी? ई कॉमर्स की। और ई कॉमर्स में हमने ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स के बेसिक मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में समझ लिया था। उसके अलावा हमने ये भी जान लिया था कि कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच कैसा रिलेशन होता है, कौन कौन से फैक्टर यूज होते हैं और काम करते हैं। इसके बाद की आगे की कहानी, चलिए हम चलते हैं नोट्स पर और नोट्स पर समझते हैं कि क्या है। तो नोट्स पर चलते हैं और इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर दूं और हमने कल जो पढ़ा था उसके आगे आज पढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है ई कॉमर्स के अन्य मॉडल। तो ई कॉमर्स के अन्य मॉडल ऐसे हैं कि क्या है कि ई कॉमर्स के दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल आपका ऐसा होता है, यहाँ पर शो नहीं किया गया है, टाइप नहीं किया गया है। एक मॉडल होता है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा मॉडल होता है इन्वेंट्री मॉडल। एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा होता है इन्वेंट्री मॉडल। अब मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है और इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है इसको समझते हैं। तो मार्केट प्लेस में क्या होता है, इसके माध्यम से ऑनलाइन कंपनियां केवल एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा देती हैं जहां कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद सकती हैं, जैसे अमेजॉन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे कंपनियों की जगह कस्टमर कर लेना कि कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदा, जैसे अमेजॉन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट। इसमें क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपको कैटेगरी वाइज एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दिया गया। आप उसने उस प्लेटफॉर्म का यूज किया और आपको जिस प्रोडक्ट की और जिस चीज की जरूरत है आपने वहां से उसको खरीद लिया। ये कहलाता है मार्केट प्लेस मॉडल। इसके लिए सीधा सीधा एग्जांपल है, जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और क्या यूज करते हो, स्नैपडील यूज करते हो, यही आते हैं। इसमें ऑनलाइन कंपनियों का कोई रोल नहीं होता। इसमें ऑनलाइन कंपनियों का रोल बिल्कुल भी नहीं होता। ये क्या करती हैं, हर कंपनी, हर जैसे 10 दुकानें हैं तो 10 दुकानों ने अपना क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करना था। उन्होंने अमेजॉन, स्नैपडील या फ्लिपकार्ट किसी में से एक को यूज किया, उसमें अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस डाले और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद वो प्रोडक्ट सेल करने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका बिजनेसमैन था और जो कस्टमर था, इनके बीच में जुड़ने का माध्यम कौन बन रहा था, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। ये आपके साथ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का, इनके आप दोनों को कनेक्ट करने का एक जरिया बन रहे थे और इस जरिए के द्वारा ये बिजनेसमैन और आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस ले रहे थे और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे। मतलब एक व्यक्ति जिसकी शॉप है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने कोई किताब लिखी, अब मुझे वो किताब आपको सेल करना है तो मैं किसी दुकान में जाऊंगा। इससे अच्छा है मैंने क्या किया, इस प्लेटफॉर्म का यूज किया, उस किताब में मैंने उसका मूल्य, डिस्क्रिप्शन, बाकी सारी चीजें डाली, तो आप आए और आपने इससे उस किताब को परचेस किया। अब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन देंगे, मैं बकायदा उस किताब को पैक करूंगा और आपके एड्रेस पर डिलीवर करूंगा। मतलब माध्यम कौन बना, ये, लेकिन बिजनेस कौन कर रहे हैं, ये और ये। तो यही होता है मार्केट प्लेस में। इस इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, इन्वेंट्री मॉडल में अगर आप समझना चाहो तो इन्वेंट्री मॉडल को आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, इसके तहत ऑनलाइन कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर अपनी कंपनी के द्वारा सामान बेचती हैं। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन कंपनियां क्या करती हैं, इससे जुड़ती हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे कंपनी के द्वारा सामान को बेचती है। जैसे आपका अलीबाबा या इंडिया मार्ट है। अलीबाबा क्या करता है, अलीबाबा अलग अलग ऑनलाइन कंपनियों को आप वापस अपने में जोड़ता है और उसके बाद फिर आप उससे सामान खरीदते हो। तो यहाँ पर क्या था, एक कस्टमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑनलाइन कंपनी ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ रही थी। तो दोनों में आप समझो तो ये एक मार्केट प्लेस हो गया और एक ये क्या हो गया, इन्वेंट्री मॉडल हो गया। हालांकि इतना डिटेल में आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आपको समझ कर रखना है कि हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, ई कॉमर्स मॉडल के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अपने लाभ के बारे में कि आखिर ई कॉमर्स के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके लाभ भी समझाने को आ सकता है 3 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। तो लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी समझते हैं और जानते हैं कि ई कॉमर्स पे, तो ई कॉमर्स में आपका लाभ क्या होता है। पहली चीज तो सामान सीधे उपभोक्ता तक पहुंचता है, मतलब बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, सामान सीधा आपने खरीदा और उपभोक्ता तक पहुंच गया। बाजार में भी प्रतिस्पर्धा, मतलब
प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है, ग्राहक बाजार में उपलब्ध सामानों की तुलना कर पाता है, जिसके कारण ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाला सामान मिलता है। अब जहां पर देखो प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, जैसे आप हो और आपका एक दोस्त है, आप दोनों जब आपस में कंपटीशन करने लगोगे तो एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए आप बेहतर चीजें करोगे, और जब आप एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए बेहतर चीजें करोगे तो आप में क्या होगा, सुधार होगा तो बेहतर चीज आपके सामने, बेहतर सिनेरियो आपका निकल कर आएगा। उसी तरीके से जब एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंपनियों के सामान आपको उपलब्ध होंगे तो उन सामानों में से आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। आप कंपैरिजन करोगे तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीदोगे, तो जो सामान बना रही है कंपनी वो भी सोचेगी कि अरे यार उससे अच्छा सामान मेरे से अच्छा सामान उसका है, और जब मेरे से अच्छा सामान उसका है तो मुझे वो सामान तो वो बेहतर बनाने की आएगा। तो ये जो प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होता है, यही प्रतिस्पर्धा का माहौल इसमें बहुत अच्छे से पैदा होता है। दूसरी बात, ई कॉमर्स के जरिए ग्राहकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक आसानी से पहुंच होती है। मतलब ई कॉमर्स के जरिए आप राष्ट्रीय बाजार तो ठीक है, आप इंटरनेशनल मार्केट से भी कनेक्ट होते हो। जैसे आपको कोई सामान यूरोप की कंट्री का पसंद आता है तो आप वहां से उसको खरीद सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जब आप पहले क्या होता था, आप जब यूरोप जाओगे तब वो सामान देखोगे, खरीदोगे। आज की डेट पे यूरोप के जो स्पेशल चीजें हैं, जो स्पेशल क्राफ्ट है, जो चीजें हैं, वो अभी आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पेमेंट किया और वो सामान आप तक पहुंच गया। मतलब आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरीके से अपने बाजार की पहुंच को मेंटेन कर सकते हो। ई कॉमर्स के जरिए सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां वो अपने सामान को बेच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनकी पहुंच बाजार में उतनी अच्छे से नहीं होती है। तो और अगर इनकी पहुंच होगी तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन को कवर कर पाएंगे, उसके अलावा ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर ये ऑनलाइन मार्केट में जुड़ते हैं तो ये एक पर्टिकुलर एरिया के साथ साथ आपका अब एरिया इनका क्या हो गया, नैरो एरिया से, एक संकुचित क्षेत्र से अब इनका एरिया ब्रॉड हो गया। और जब एरिया ब्रॉड होगा तो बिजनेस बढ़ेगा तो आमदनी भी होगी। तो ये जो एरिया का ब्रॉडनेस आया, ये इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, ई कॉमर्स में सेवा के क्षेत्र के दायरों को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब आपको परिवहन, आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हो, एरोप्लेन की टिकट बुक करते हो, आप ऑनलाइन क्या करते हो, ऑनलाइन आप बस की टिकट करते हो, तो परिवहन का दायरा बढ़ गया। मेडिकल, फार्मेजी, 1mg जैसी जो ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको क्या करते हैं, दवाइयां अब आपके घर पहुंच जाती हैं, आपको मेडिकल शॉप में नहीं जाना। आपको डॉक्टरों के साथ इंटरेक्शन करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ। रिटेल बैंकिंग आपको मिल ही रही है, आप बैंकिंग का यूज करते हो। शिक्षा का क्षेत्र हो गया, मनोरंजन हो गया, होम सर्विस हो गई, ये सारी सुविधाएं अब आपको ऑनलाइन लोगों को मिलने लगी हैं, जिससे सहूलियत बढ़ी। और ये सारी चीजें आप क्यों बढ़ गई हैं, अब अगर आप कोविड की बात करो तो कोविड में ये सारी चीजें ठप हो चुकी थी, सारी सेवाएं। लेकिन अब ये सेवाएं अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलना शुरू हो जाए तो अब आपको क्या लगेगा, एक सहूलियत होगी, इनका भी बिजनेस ग्रोथ होगा और आपको भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाभ थे। इसके अलावा ई कॉमर्स में मैंने हर बार कहा है कि जब भी क्या होता है, जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसके सामने कोई ना कोई चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। जैसे हम आपके लिए अगर ये फ्री कोर्सेस लेकर आ रहे हैं तो हमारे सामने भी चुनौती होती है कि हम इसके साथ आपको एक बेहतर कंटेंट और बेहतर चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो जब हम आपको एक बेहतर कंटेंट और बेहतर चीजें प्रोवाइड करने की चुनौती है और उस चुनौती से हम आपसे लड़ते हैं और जीत कर आपको एक बेहतर कंटेंट देते हैं, तो आपका भी फेवर बनता है, आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ें और उनको बताएं कि हाँ, वहां पर एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है एमपीपीएससी के लिए, तो आपको अगर पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो। तो आपको खुद के लिए भी और हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी सजेशन जरूरी है और करना चाहिए। इसके अलावा चुनौतियां क्या होगी, अब हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो कंज्यूमर में भरोसे की कमी होती है। बहुत सारे लोग आज भी ट्रेडिशनल होते हैं, आपके ही घर में आपके पापा होंगे या आपके दादा दादी होंगे जिन्होंने कभी ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदी होगी, तो उन्हें लगेगा अरे यार ये तुम क्या मंगा लेते हो, सामान महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है, ऐसी बातें होती हैं। तो कंज्यूमर का जो भरोसा होता है ऑनलाइन पे, वो भरोसा आज भी डेवलप नहीं हो पाया है। दूसरी बात, कंज्यूमर की ई कॉमर्स से जुड़ी शिकायतें सुनने का सही मंच नहीं है।
हालांकि अब ई कॉमर्स पर नीतियां बनाई जा रही हैं, नियम बनाए जा रहे हैं भारत में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले क्या था, कोई शिकायत सुनने वाला ही नहीं था। जो कस्टमर केयर होते थे कंपनी के, वो भी बातों को टाल जाते थे, जिससे क्या होता था, ये चीज होती थी, ठोस कानून की कमी है व जागरूकता की कमी है। अब अगर कोई चीज है तो ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, तो इसके लिए कोई कानून नहीं था, जागरूकता भी नहीं है। तो ये है आमजन की व्यक्तिगत जानकारी, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति, जैसे आपने फ्लिपकार्ट में अपना अकाउंट बनाया तो आपको अपने बैंकिंग डिटेल, आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल, ये सब शेयर करना पड़ता है। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब भी शेयर करना पड़ता है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को शेयर कर रहे हो, और ये जो व्यक्तिगत जानकारी की शेयरिंग है, यही आपके लिए एक नुकसानदायक और चिंता का विषय बनता है। ऑनलाइन फ्रॉड की समस्या होती है, क्रेडिट डेबिट कार्ड की क्लोनिंग कर उनके बैंक बैलेंस से रुपया निकाल लिया जाता है। तो यही चीज मैंने आपको समझाया। तो ये सारी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एक सुरक्षित और एक सिक्योर वातावरण बनाना पड़ेगा ई कॉमर्स के लिए। तो यही एक सबसे जरूरी चीज होती है ई कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स के बाद हम आगे बढ़े, तो आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या किया। तो भारत ने सबसे महत्वपूर्ण अभी ई कॉमर्स पर एक नियम निर्धारित कर दिया, और उन नियमों में उसने क्या क्या निर्धारित किया है ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि ई कॉमर्स में जो चुनौतियां हमने देखी कि ठोस कानून का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, तो उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए गए होंगे, कुछ ना कुछ चीजें की गई हैं। तो भारत ने उस पर एक नियमों की नियमावली जारी कर दी है, और वो नियमावली क्या है अब हम उसके बारे में समझते हैं। तो ई कॉमर्स का जो नियम बनाया गया है 2020 में, ई कॉमर्स नियम 2020, जिसमें भारतीय उपभोक्ता या ग्राहकों को वस्तु या सेवाएं प्रदान करने वाले भारत या विदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इस नियम के दायरे में आते हैं। मतलब कि जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो, यदि वो भारत के लोगों को अपनी सेवाएं या वस्तुएं सप्लाई करती है या उपलब्ध कराती है, तो वो सारी की सारी इस नियम के अंतर्गत आएंगी। इस नियम में का पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2014 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतलब कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स के नियम जो बनाए गए हैं भारत ने, उस ई कॉमर्स के नियम पर यदि कोई व्यक्ति सुचारू रूप से पालन नहीं करता है, सही पालन नहीं करता है, तो उसको किस नियम के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। तो किसका करना पड़ेगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का। इसके बाद अब नियमों की बात करें तो ई कॉमर्स संस्थाओं को अन्य शुल्कों के साथ बिक्री के पहलुओं और सेवाओं की कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी। अभी तक क्या होता था, आपको टोटल कीमत प्रोवाइड कर दी जाती थी कि इतना लगेगा। अब आपको टुकड़ों टुकड़ों में बताना पड़ेगा कि आपने जो चार्जेस, इससे अगर आप किसी वस्तु के लिए 2000 रुपए चार्जेस ले रहे हो, तो कितना आप उससे टैक्स ले रहे हो, कितना आप उससे एसजीएसटी ले रहे हो, कितना सीजीएसटी ले रहे हो, कितना आपने उस पर कस्टम ड्यूटी ले रहे हो, कितना आपने उसका मूल्य है और कितना। तो ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी पड़ेगी। यदि आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट को भी आपको उस पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मतलब अब आप जो भी वस्तु या सेवा प्रोवाइड करोगे, उस वस्तु और सेवा पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को भी बताना और मूल्य को बताना पड़ेगा। वस्तुओं की एक्सपायरी डेट और वस्तु या सेवा के मूल देश, मतलब कि वस्तु कहाँ किस देश में बनी है, उसका भी उल्लेख करना होगा। मान लो कोई वस्तु ऐसी है जो यूरोप में बनी है, तो अब उस वस्तु की आपको एक्सपायरी डेट भी बतानी पड़ेगी। वह किस कंट्री में उसका उद्भव हुआ है, मतलब बनाई गई है, और कहां से किस कंट्री होते हुए यहां आ रही है, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। ई कॉमर्स संस्था ई कॉमर्स संस्थाओं को निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विवरण प्रदर्शित करना होगा जो उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जरूरी है। आप कितना रिटर्न दे रहे हो, कितना रिफंड कर रहे हो, एक्सचेंज क्या कर रहे हो, वारंटी और गारंटी के बारे में बताओगे, डिलीवरी और शिपमेंट के बारे में।
मतलब कि यदि आपकी वस्तु गलत आ जाती है तो आप उसका रिटर्न करोगे, यदि वो वस्तु को लौटाना चाहता है तो उसमें आप कितना रिफंड दोगे ये भी आपको बताना पड़ेगा। उसको अगर आप एक्सचेंज करते हो तो उसको भी बताना पड़ेगा। उस वस्तु पर आप क्या वारंटी दे रहे हो, क्या गारंटी दे रहे हो, इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। उसकी डिलीवरी कैसे करोगे और उसकी शिपमेंट कहां कहां से होते हुए जाएगा, इस सारी चीजों का उल्लेख आपको उसमें करना पड़ेगा। बिना इस उल्लेख के इस महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवरण अगर आप प्रदर्शित नहीं करते हो तो आप आईटी मतलब ई कॉमर्स एक्ट के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही के भागीदार बनोगे। इसके अलावा चौथी बात इसमें क्या बोली गई, चौथी बात ये बोली गई है कि यदि मार्केट प्लेस में ई कॉमर्स इकाई के जरिए अपनी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले विक्रेताओं को ई कॉमर्स इकाई प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर प्रदर्शन करने के लिए उपरोक्त विवरण देना होगा। जो ऊपर विवरण मैंने बताया, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज विवरण, शिपमेंट, वारंटी, गारंटी, ये सारी चीजों का विवरण आपको देना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित करना पड़ेगा हर प्रोडक्ट के साथ। ई कॉमर्स संस्थाओं को कंफर्म किए गए ऑर्डर को खुद करने वाले उपभोक्ताओं पर कैंसिलेशन चार्ज ले सकती है यदि ऑर्डर की गई वस्तु या सेवा के लिए चार्ज का भुगतान करने के लिए विक्रेता तैयार हो। मतलब यदि आप कैंसिलेशन चार्ज आपसे लिया जाता है तो उसमें उपभोक्ता या ग्राहक की सहमति जरूरी है। अगर उपभोक्ता या ग्राहक उसका कैंसिलेशन चार्ज देने की सहमति नहीं देता है तो आप जबरदस्ती उससे कैंसिलेशन चार्ज मतलब उससे जो वस्तु उसने खरीदी उसको कैंसिल करने का चार्ज वसूल नहीं कर सकते हो। इस बात का भी इसमें इस नियम में कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे कीमत का हेरफेर की अनुमति नहीं, आप कीमत का हेरफेर नहीं कर सकते। मतलब आप 100 करो 500 रुपए और फिर उससे लो 600 रुपए, तो ये जो हेरा फेरी है ये नहीं कर सकते। आप संस्थाओं को एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं के मध्य भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर, मान लो एक व्यक्ति है जो सैमसंग का मोबाइल खरीदता है और सैमसंग का मोबाइल यदि वो A50 वर्जन खरीद रहा है तो जितने व्यक्ति इस सैमसंग के मोबाइल को खरीदेंगे सबको एक ही प्रकार का रेट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके साथ भेदभाव किया जाए। जैसे हम आपस में जब हम किसी दुकान में जाते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट की जगह जब हम फिजिकल रूप से जाते हैं तो यार वो मेरा दोस्त है तो उसको हमने कितने में दे दिया, 13,000 रुपए में दे दिया, लेकिन कोई नया ग्राहक आया तो उसको हमने 14,000 में दिया। तो यहाँ पे हमने भेदभाव किया ना कि एक आपका परिचित है जिसे आप 13,000 में दे रहे हो, एक नया ग्राहक है जिसको आप 14,000 में दे रहे हो। तो ये जो मूल भेदभाव है यहाँ पर इस भेदभाव की अनुमति बिल्कुल नहीं। यदि आप एक को 13,000 में दे रहे हो तो दूसरे को भी आपको 13,000 में ही देना पड़ेगा। आप कीमतों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। मनमाने तौर पर वस्तु या सेवा का वर्गीकरण अनुमति नहीं है। मतलब मनमाने तौर पर आप वस्तु या सेवा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा भुगतान विधियों की जानकारी, सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं के देय कोई शुल्क, अन्य जानकारी के साथ संपर्क जानकारी प्रदान करना आवश्यक। मतलब सारी की सारी जानकारी आपको प्रदान करनी पड़ेगी एक कस्टमर को। उसके बाद कोई वस्तु या सेवाओं को वापस लेने से मना नहीं कर सकता। मतलब कोई भी कंपनी, यदि मैं चाहूं कि मुझे वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, पसंद नहीं आया है और मैं रिटर्न करना चाहता हूं तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए मना नहीं कर सकता है। और यदि वह मना करता है तो वो इसके अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही के भागीदार होगा। तो ये थे आपके क्या, ये हैं आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड नियम, टाइप, लाभ और चुनौतियां। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से आप ई कॉमर्स आज से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।